मुझे कमसिन लड़कियों का चस्का था। जहाँ 12 साल की लड़की खूबसूरत देखता तो मेरा दिल मचलने लगता था। मुझे कभी भी 20 साल से ऊपर की लड़कियाँ अच्छी नहीं लगी थी। हालांकि शादी के लिए आसान थी। मेरी उम्र 35-36 साल हो चुकी थी, लेकिन मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं 6 फुट कद का सेहत का मालिक नौजवान था। वालिद मेरे मर चुके थे। 2 बहनें थीं, वे दोनों ही शादीशुदा थीं। आजकल मेरे लिए लड़की देखना चाह रही थी। बहनें जो अपने ससुराल से यहाँ आई तो मुझसे पूछने लगी कि साफ साफ बताओ तुम्हें कैसी लड़की पसंद है। मेरी बड़ी बहन ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि अच्छी खूबसूरत प्यारी हो बस, और कम उम्र हो। मेरी बात सुनकर मेरी बहन कहने लगी, कम उम्र मतलब 18-20 साल की? नहीं, हरगिज़ नहीं, ये कोई 12 साल की। इससे कम भी हो तो ठीक है, चलेगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहन ने मुझे हैरत से देखा। कहने लगी, क्या बावले हो गए हो? 12 साल की लड़की 12 साल की लड़की नहीं, बच्ची होती है। माँ बाप हमारे मर चुके हैं। इतनी सी बच्ची क्या घर को संभालेगी? और क्या तुम्हें? वह तो अपने ही बचपन में रहेगी। इस घर में तो कोई एक समझदार लड़की चाहिए जो तुम्हें भी संभाल सके और घर गोपी। मैंने कहा, नहीं, मुझे तो कम उम्र लड़की से शादी करनी है। बहन ने ये सुनकर मुझे सर से लेकर पाँव तक देखा तो कहने लगी, कभी आईने में खुद को देखा है? इतने लंबे चौड़े हट्टे खट्टे इंसान हो। कौन तुम्हें अपनी छोटी सी बच्ची से शादी के लिए तुम्हें देगा? इस उम्र में कोई भी अपनी बेटी की शादी करेगा ही नहीं तुमसे। मैंने कहा, लेकिन मुझे तो कम उम्र लड़की से ही शादी करनी है। मेरी बहन मेरी अनोखी सी बात पर बेहद परेशान सी हो गई। बहरहाल मुझे घर के लिए बीवी की बहुत ही ज़रूरत थी, लेकिन मैं अपने दिल की ख्वाहिश को भी मार नहीं सकता था। मुझे कभी भी 16 से ऊपर की लड़की अच्छी नहीं लगी थी, चाहे वे जितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो। मुझे हमेशा कम उम्र लड़कियों में कशिश महसूस होती थी। 10 या 11 साल की अनछूही मासूम सी कलियों जैसी लड़कियों का हुस्न मेरे दिल को बड़ा भाता था। लेकिन जो मेरी उम्र थी, मेरी बहन की बात भी सच थी कि कोई भी अपनी इतनी कम उम्र बच्ची मेरे निकाह में नहीं दे सकता। अगले दिन जब मेरी बहन मुझसे मिलने आई तो चंद तस्वीरें अपने साथ लाई और कहने लगी, इसमें से जो किसी को भी पसंद कर लो, मैं उसके लिए तुम्हारा रिश्ता ले आऊँगी। मैंने एक नज़र सब तस्वीरों को देख डाला। सब लड़कियां 20 से 27 साल की थी। उनमें से कुछ खूबसूरत भी थी, लेकिन मेरे दिल को एक भी अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा, नहीं फातिमा, मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है। मैं तो 16 साल से ऊपर की किसी लड़की से भी शादी नहीं करना चाहता। मेरी बहन कहने लगी, तुम पागल हो गए हो क्या? कहने लगी कि छोटी लड़की शादी के काबिल नहीं होती। कितने मसाइल हो जाते हैं बाद में, तुम्हें इस चीज़ का भी एहसास नहीं। अपनी उम्र देखो, खुद को देखो और अपनी फरमाइश देखो। शायद वे मुझे शर्मिंदा करना चाह रही थी। मैंने कहा, शादी एक बार होती है, मैं क्यों अपनी ख्वाहिश को पुष्ट में डालूं? बहरहाल मेरी बहन भी मुझे बहुत ही बुरा भला कहने लगी। हम किसी छोटी सी बच्ची के साथ जाति नहीं कर सकते, ऐसा तो रिश्ता मिलना ही नामुमकिन है। मैंने कहा कि ठीक है, फिर मेरे लिए लड़की ढूंढना छोड़ दो, मैं खुद ही ढूंढ लूँगा। जितनी मेरे अंदर कमसिन लड़कियों की ख्वाहिश पड़ चुकी थी, मैं किसी और से शादी कर ही नहीं सकता था। मुझे हमेशा उन्हीं का हुस्न भाता था। एक बार मेरे एक ऑफिस के क्लाइंट ने कहा कि वे चंद दिन पहले ही इराक से आया है और मुझसे राजदुराना लहजे में कहने लगा, क्या हुस्न है यार, 13 साल लड़की भी देखने में आफत लगती है। मैंने कहा, इस बात का क्या मतलब? तो कहने लगा, इस बार इस एक लड़की से मैंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी। उसकी उम्र बहुत ही कम थी, यही कोई 17-18 साल की। मैंने कसम से यार, मेरा तो वापस आने को जी ही नहीं जा रहा है, लेकिन बहरहाल वापस आना मेरी मजबूरी थी। मैंने उसे देखा। मैंने कहा, तुम तो पहले से शादीशुदा हो। मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। फिर कहने लगा, आजकल मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने कहा है कि इस दौरान पति को शौहर के करीब आने दे ही देना, वरना बेचैनी हो सकती है। अब यार इतना सब्र तो मुझ में है ही नहीं, इसलिए सोचा कि इराक जाकर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लूँ। शादी की शादी भी और अपनी ख्वाहिश की तलक भी पूरी हो जाती है और गुनाह भी नहीं होता। मैंने कहा, इस बात का क्या मतलब? तो कहने लगा, यार ये शादी एक महित के तहत होती है। मैं सारी ज़िंदगी उस लड़की के साथ नहीं गुजारनी पड़ती, बस ये चंद दिन का निकाह होता है हमारा, और जैसे ही वे ख़त्म होता है हम उस लड़की को तलाक देनी पड़ती है। मैंने कहा कि ये किस तरह की शादी? क्या उस लड़की के घर वाले मान जाते हैं? वे कहने लगा, हाँ, बड़ी खुशी से मान जाते हैं। फिर मेरे कान के करीब होकर कहने लगा,
पैसा फेंको और तमाशा देखो वाली बात है। मैंने कहा मैं तुम्हारी बात अभी भी नहीं समझ पाया। कहने लगा बैरून मुल्क में बहुत सी मुसलमान ऐसे हैं जहाँ ऐसी शादियाँ बाखुदा तर पर मर्द 1 महीने के लिए करते हैं। उनके घर वालों की सारी रकम अदा करनी पड़ती है और वे अपनी बेटी को 1 महीना की मुआद पर निकाह कर देते हैं। 1 महीना ऐश करो, उसके बाद तलाक देकर उसे छोड़ दो। ना उसकी लड़की को एतराज़ होता है और ना ही उसके घर वालों को। मेरे लिए ये बात बिल्कुल नई थी और बिल्कुल नई थी लेकिन भरपूर थी। सबसे बड़ी बात जो मेरे दिल में लगी थी वे एक ही गुनाह का खौफ नहीं था, ना ही ज़मीर के मालामात थी। मैंने कहा कि इस बार अगर तुमने जाना हो, इस बार तो मुझे अपने साथ ज़रूर लेकर जाना। मेरी बात सुनकर वे मानी खींच मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए मुझे देखने लगा। कहने लगा हाँ मेरे साथ चलना, ऐश करवाएगी वे भी जायज़ तरीके से। लेकिन मेरा दिमाग भी अभी यही सोच रहा था कि ये सब भला कैसे मुमकिन है। हमारा दीन हमें कैसे इस बात की इजाज़त दे सकता है कि हम 1 महीने के मुआद पर शादी करें फिर उस लड़की को तलाक दे दें। ये बात बहुत ही हैरान करने वाली थी। 1 महीने बाद ही मेरा दोस्त दोबारा इराक जाने लगा तो मैं भी उसके साथ चला गया, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल इस अजीबोगरीब कैफियत से दो चार था। मेरे पास पैसे की कोई कमी ना थी। अब मैं कोई बहुत ही अमीर इंसान भी नहीं था, लेकिन मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी थी, घर भी अपना था, बहनें ब्याह दी थी, इसलिए जो कुछ भी कमाता था अपनी ज़ात पर ही खर्च करता था। बैंक बैलेंस भी था, बहुत ही ज़्यादा नहीं तो बहुत ही कम भी नहीं था। इराक में आकर मेरे दोस्त ने एक कमरे का होटल करवाया, फिर मुझे अपने साथ एक पास के इलाके में ले गया। एक घर के सामने जाकर खड़ा हुआ, दरवाजे पर जाकर दस्तक दी तो एक उधेड़ उम्र शख्स ने दरवाज़ा खोला। वे मेरे दोस्त को अच्छे तरीके से जानता पहचानता था, इसलिए उसे बड़े प्यार के तरीके से मिला। मेरे दोस्त ने मेरा भी तारुफ करवाया और हाथ मिलाया और घर के अंदर ले गया। अपने कमरे के अंदर ले जाकर उसने हमें सोफ़े पर बिठा दिया। मेरा दोस्त कहने लगा कि मेरा दोस्त भी निकाह करना चाहता है। ये सुनकर वो शख्स अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा, मुझे सर से पाँव तक देखने लगा। कहने लगा ठीक है। मुझे हैरत का झटका लगा था जब उसने मोबाइल से लड़कियों की तस्वीर दिखानी शुरू की, जो एक से एक बढ़कर एक से खूबसूरत लड़कियां थी। लेकिन जिस लड़की पर मेरी नज़र जाकर टिकी थी वह महज 11 साल की बच्ची थी, लेकिन बेइंतहा खूबसूरत सफ़ेद रंगत की मालिक, कंचे जैसी हेज़ल ग्रीन आँखें थी, गोल्डन रंग के बाल थे। उसे देखकर मेरा दिल आपे से बाहर हुआ था। मेरा सांस तेज़ी से चलने लगा, मेरी आंखों में अजीब सी चमक पैदा होने लगी। मैंने अपने दोस्त से कहा मुझे ये लड़की चाहिए। उस शख्स ने जब उस लड़की की तस्वीर देखी तो फिर मुझे बड़े गौर से सर से पाँव तक देखने लगा। कहने लगा ये लड़की बहुत कम उम्र है और फिर अभी तक अनछुई है। मैंने कहा लेकिन मुझे इसी से निकाह करना है। कहने लगा इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा मुझे मंजूर है। वो कहने लगा कि 10 लाख लूँगा। मैंने कहा मुझे मंजूर है। फिर उसने पूछा कि कितने दिन के लिए निकाह करोगे। ये बात सुनकर मैं कुछ देर सोचने लगा। मेरे दोस्त मेरे कान के पास आकर कहने लगा यहाँ पर हम 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकती। मैंने कहा ठीक है, बस 3-4 दिन के लिए। वे फ़ौरन से मान गए। उन्होंने उस लड़की के घर वालों को कॉल की। कुछ ही देर के बाद एक औरत उस लड़की को लेकर वहां पहुंच गई। लड़की घबराई हुई थी। उसे देखकर मैं अपने होश खोने लगा था। मुझे ऐसी ही लड़की की तलाश थी। उसका खूबसूरत चेहरा देखकर मेरा दिल काबू से बाहर होने लगा था। वे शख्स निकाह करवाता था, इसलिए उसने हमारा निकाह भी पढ़वा दिया। उस निकाह वाले आदमी ने मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर दस्तखत भी ले ली और जिसके मुताबिक मुझे चंद दिन में उस लड़की को तलाक भी देनी थी। मैं उस लड़की को लेकर एक होटल में आ गया। बहुत ही घबराई हुई थी वे, और उसकी घबराहट मेरे जज्बात को बेकाबू कर रही थी। वह लड़की बिल्कुल सादगी में थी। उसने अपने आप को बिल्कुल भी सजाया हुआ नहीं था, लेकिन सादगी में भी उसका हुस्न मुझे पागल कर रहा था। जैसे ही मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया तो उसके हाथ कपकपाहट से थे। जैसे ही मैंने अपने हाथ से उसके चेहरे को छूना शुरू किया, वह लड़की दब कर पीछे हुई। कहने लगी खुदा के लिए मेरे पास नहीं आना, मुझे डर लगता है। इतनी खौफ ज़्यादा थी, बड़ी मासूमियत से कह रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए, उसके बाद जो उस लड़की ने मुझे बातें बताई, मेरे होश उड़ के रह गए। उसकी बात सुनकर मैंने उसे छुआ भी नहीं। मेरी रात आंखों में गुजरी। 2 दिन बाद मेरा दोस्त जब मुझसे कहने लगा कि उस लड़की को अब तक तलाक दे दो,
तो मैंने इनकार कर दिया। मेरी बात सुनकर वह निकाह खुआ भी मुझ पर गुस्सा करने लगा। कहने लगा कि तुम अपनी बात से फिर रहे हो। मैंने कहा तुम एक गैर शरई काम कर रहे हो, वे भी छुप कर, ताकि पैसे कमा सको, और इस काम के आड़ में जो कुछ तुम कर रहे हो मैं तुम्हारा राज फाश कर दूंगा तो तुम्हें जेल हो जाएगी, क्योंकि ये गैर कानूनी काम है। तुम सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हो। ये मेरी बात सुनकर उसका रंग उड़ गया हुआ था। मैंने कहा कि मेरा निकाहनामा मुझे दो, मैं उस लड़की को पाकिस्तान लेकर जाऊंगा। वह कहने लगा उसकी माँ मुझे नहीं छोड़ेगी, ये लड़की उसकी कमाई का वाहिद ज़रिया है। मैंने कहा इसकी माँ को भी जेल हो सकती है। उस शख्स ने मेरा निकाहनामा मुझे ला कर दे दिया। मैं उस लड़की को लेकर पाकिस्तान आ गया, लेकिन जब मेरी बहनें घर में मेरे आई, मैं उस लड़की को देखा तो मुझे बड़ा बुरा कहने लगी तुमने बहुत ही बड़ा जुल्म किया है। तुम्हें पाकिस्तान में कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिला था, तुम इराक़ से जाके लड़की को ले आए हो। तुम्हारी तो लगता है मत ही मारी गई है। मैंने अपनी बहनों को कोई जवाब नहीं दिया। वे मुझे बातें सुनाकर वापस जा चुकी थी। वह लड़की दुबली पतली सी थी, खूबसूरत सी थी, बिल्कुल वैसी जैसा मैं चाहता था। मैं उसे अपना भी चुका था, मैं उसे राज़ी कर चुका था, अपने साथ पाकिस्तान भी ले आया था। लेकिन जो बात उसने मुझसे की थी मैं चाहकर भी उसे छू नहीं सका था। उसका नाम बानो था। फ़िलहाल मैं उसको सिर्फ ख्याल रखता था। बहुत जल्द हम दोनों एक दूसरे से मानूस हो गए थे। मैं रात को छुट्टी लेकर जब घर आता तो उसके लिए काफ़ी आइसक्रीम ले आता, और कभी कुछ और कभी कुछ। वे ये देखकर बेहद खुश होती थी। घर आकर मुझे खाना भी बनाना पड़ता था, लेकिन एक दिन वे मुझे काम करते हुए देखकर कहने लगी, आप मुझे बता दें कि कैसे पकता है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता खाना बनाना उसे सिखा दिया था। वह लड़की 8 क्लास तक पढ़ी हुई थी। मैंने उसे आगे स्कूल में दाखिला भी करवा दिया था। अब वे स्कूल से आती तो मुझे अपने स्कूल की बातें बताती। अब मैं खामोशी से उसकी बातें दिलचस्पी से सुनता था। मैं नहीं चाहता था कि जो कुछ ज़्यादती उसकी माँ ने कम उम्र में उसके साथ की थी मैं उसे दोहराता। वे मेरी बहुत ही इज्जत करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता मेरे बहुत ही काम भी कर लिया करती थी। कई बार उसे सोते हुए देखकर मेरे दिल में उसे पा लेने की ख्वाहिश उठती, लेकिन उसकी कम उम्र को देखकर मैं अपनी ख्वाहिश को दिल में ही दबा लेता। लेकिन क्योंकि वह छोटी थी, इसलिए अपने बचपन में मेरे साथ वे कुछ कर जाती और मेरे अंदर उद्यम सी मच जाती। उसने मैट्रिक ग्रेड पास किया और वे दिन इतनी खुशी थी मेरे गले लग गई। कहने लगी, फारूक जी आप बहुत ही अच्छे हैं, पता है पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर मेरे आए हैं। मेरे सीने से लगी वे मेरी धड़कनों को मुंतशिर कर गई। इससे पहले कि मैं अपना इख्तियार खो बैठता मैंने उसे खुद से जुदा किया। उसे कहा, चलो आओ, तुम्हारे पास होने की खुशी में तुम्हें खाना बाहर रेस्टोरेंट में जाकर खिलाता हूँ, शॉपिंग भी करवाऊँगा। वे खुशी हो गई। वक्त गुजरने लगा, वे कॉलेज में आ गई। मैं किसी मुहाफिज की तरह उसकी हिफाजत करता था। 6 साल बीत गए, वह 18 की हो गई। अब वे ग्रेजुएशन कर रही थी। मैं 40 साल का हो चुका था। सर के बालों में चांदी सी उतरने लगी थी। लोग मुझे बानो का शौहर कम और पापा ज़्यादा कहते थे। अक्सर मैं उसे कॉलेज छोड़ने या लेने जाता तो उसकी सहेलियाँ मुझे अंकल अंकल कहती थी, और जब मैं इस तरह की बातें सुनता तो मुझे अपने अंदर एक अजीब सा एहसास होने लगता। बानो और भी ज़्यादा हसीन हो चुकी थी। अब तो वे मेरे सारे ही काम करने लगी थी, लेकिन आजकल उसकी हरकतें मुझे बड़ी अजीब सी लगने लगी थी। अक्सर किचन में काम करते हुए गुनगुनाती रहती। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली रहती थी। अपनी आंखों में काजल भी बहुत ही गहरा लगाने लगी थी। एक बार मैं सुबह देर से उठा तो वे कमरे में नहीं थी। मैं बाहर गया तो उसके हाथ में एक पेपर सा था जिसे वे पढ़ रही थी। मैं उसके पास पहुंचा तो वे बुरी तरह से घबराई। फ़ौरन से उसने वे पेपर अपने हाथ में दबोचकर अपने पीछे छुपा लिया। मैंने कहा, बानो क्या बात है, तुम्हारे हाथ में क्या है? वो बदहवास सी हुई, कहने लगी, कुछ नहीं फारूक जी। मैंने कहा, मुझे दिखाओ, लाओ। मैंने अपना हाथ उसके हाथ की तरफ बढ़ाया, लेकिन वे नहीं में सिर हिलाते हुए कमरे में भाग कर चली गई। ऐसा पहली बार हुआ था कि बानो ने मुझसे कुछ छुपाया था। मेरा दिल पहली बार बेचैन हुआ था। क्या छुपा रही थी वे मुझसे, लेकिन मैं चाहकर भी उससे पूछ नहीं सका। एक बार मैं ऑफिस से जल्दी घर लौट आया। कुछ उम्र का तगाजा था, मैं अभी थकने लगा था। मैं घर आया तो बानो उस वक्त छत पर थी, शायद धुले हुए कपड़े ऊपर फैलाने गई थी। मैं ऊपर भी छत पर आ गया, लेकिन जो मंजर मैंने देखा मेरा तो दिल धड़कना भूल गया। वे बराबर वाली छत पर खड़ी थी, एक लड़की से हंस हंस कर बातें कर रही थी, और वे लड़की बानो से कह रही थी कि उसका भाई काफ़ी हैंडसम है
और बानो को पसंद भी करता है। हम तुम्हारे बाबा से कब तुम्हारा रिश्ता मांगने आए। बानो हंसने लगी, कहने लगी ऐसा मुमकिन नहीं है, वह फारूक मेरे पति है। ये सुनकर वह लड़की कहने लगी, वह बुढ़ा तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? अरे तुम्हारे बाप की उम्र का है मैं तो उसे तुम्हारा बाप ही समझ रही थी। बानो ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही बड़ी ज्यादती हो गई है, जुल्म हुआ है तुम्हारे साथ। मेरा भाई तो तुम्हें बहुत ही चाहता है मुझ में, और शायद इससे ज़्यादा सुनने की ताब भी ना थी, इसलिए मैं नीचे उतर आया। अपनी कमसिन बीवी के चेहरे पर फैलने वाले खूबसूरत रंगों की वजह से मैं जान चुका था मुझे आज अपने किए गए फैसले पर पछतावा सा हुआ था। मेरी बहनें शायद सच कहती थी, मुझे अपने जोड़ की लड़की से शादी करनी चाहिए थी। मैं मरे मरे कदमों से अपने कमरे में आ गया, आईने के सामने खड़ा हो गया। खुद को बेगात मुझे अपना आप बानो का शौहर कम और उसका बाप ज़्यादा लग रहा था। मैं अभी अपनी सोचों में ही गुम था जब बानो कमरे में आई। मुझे देखकर रुक गई, शायद मुझ में वक्त से पहले कमरे में देखकर डर गई। अपने सीने पर खौफ से हाथ रखा, लेकिन मुझे गौर से देखकर बहुत ही डर सी गई थी। कहने लगी, आप है फारूक? मैं तो डर ही गई थी कि पता नहीं कौन कमरे में आ गया। आज आप जल्दी आ गए। मैंने कहा, हाँ मैं थक गया हूँ। मेरे टूटे हुए लहजे पर वे मेरे पास आ गई। कहने लगी, तो क्या करते हो इतना काम? चंद दिन की छुट्टी ले लो। मैंने कहा, यही सोच रहा हूँ, कुछ दिनों की छुट्टी ले लूँ। वे मेरे पास आ गई, कहने लगी, हाँ तो ले ले, अच्छा है। आप घर होगे तो हम जी भर कर बातें किया करेंगे। मैं उसके दोगलेपन को देखकर हैरान था। मेरे सामने कितनी लगाव दिखा रही थी और मेरे पीठ पीछे। मैंने उसे अपने पास बिठा लिया, उसका हाथ थाम कर उसे अपने से करीब किया, और तो उसके चेहरे की रंगत बदलने लगी। फ़ौरन से वे मुझसे पीछे हट गई, फिर बेड से खड़ी हो गई। कहने लगी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। उसका मुझसे कतराना इस बात का सबूत था कि मैं अकेले उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। मैं फारूक अहमद, जिसने उसके खातिर अपने हर जज्बे को अपने अंदर सुला लिया था कि मेरी बीवी कमसिन है, मुझे उस पर रहम वाला मामला करना चाहिए, क्योंकि कम उम्र में उसकी सौतेली माँ ने उसके साथ बहुत ही जुल्म किया था। जब मेरा बानो से निकाह हुआ था तो वह उस वक्त बड़ी मुश्किल से 12 साल की थी। मुझसे उसने यही कहा था कि वह कुंवारी है, लेकिन ऐसा नहीं था कि इससे पहले भी उसकी माँ ने 2 जगह उसका निकाह कर चुकी थी, जिन्होंने उसके साथ पूरा हक वसूल किया था और बड़ी बेरहमी से किया था। वे मुझे देखकर इतनी खौफ ज़्यादा थी कि उसकी रंगत सफ़ेद पड़ चुकी थी, पूरी की पूरी काँप रही थी। मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, प्लीज़ मुझे हाथ मत लगाना, मेरे पास मत आना, मैं सह नहीं सकती। उसके बाद उसने अपने बाजू से आस्तीन ऊपर की तो दांतों के निशान थे जिन पर ज़ख्म बुना हुआ था। ये देखकर मेरा दिल यकबारगी से धड़का। कहने लगी, दर्द होता है। उसके बहते आंसुओं के सामने मैं बेबस सा हुआ था। मैंने उसे छुआ तक नहीं था। उसके बाद से मैंने मुहाफ़िज़ बनकर उसकी हिफाजत की थी, लड़ झगड़ कर उसे अपने साथ पाकिस्तान लाया था ताकि उसकी सौतेली माँ उसे मज़ीद अजियत ना दे सके। और आज वे मुझसे बानो की बातों ने मुझे बहुत ही तकलीफ़ दी थी, लेकिन अगर मैं उससे पूछता तो वे मुकर जाती। इसलिए मैंने एक सिम खरीदी, बानो से मैसेज पर बात करने के लिए लगा। अनजान शख्स बनकर पहल तो वे मेरे मैसेज का जवाब नहीं देती थी। मैंने कहा, आज मैंने आपको देखा था, आपने नीले रंग का लिबास पहन रखा था, आप पर नीला रंग बहुत ही अच्छा लगता है। इस पर फ़ौरन से उसका रिप्लाई आया। कहने लगी, आप कौन हैं? आपको कैसे पता? मैंने कहा, मैं आपके घर के आसपास ही रहता हूँ, आपको हर वक्त देखता रहता हूँ, आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ। वह कहने लगी, मैं शादीशुदा हूँ। मैंने कहा, ये भी मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपको आपके शौहर से भी ज़्यादा चाहता हूँ। वह बुढ़ा आपके साथ ज़रा नहीं जचता। आप जैसी हसीन लड़की के लिए तो मुझ जैसा नौजवान होना चाहिए था। पहल तो बानो मुझे उखड़े जवाब देती रही, लेकिन मेरी बेजा तारीफ़ पर अब वे चुप हो जाती। मैंने एक दिन उसे मैसेज पर कहा कि मुझे पिंक कलर बहुत ही पसंद है, ऐसा करना आज पिंक कलर पहनना। रात को जब मैं ऑफिस से घर आया तो बानो ने पिंक कलर पहन रखा था। ये देखकर मुझे मज़ीद गुस्सा आया। उसने उस अनजानी कॉल पर वे कलर पहना था। मैंने उस रात ठीक से खाना भी नहीं खाया। वे मुझसे कहने लगी, मैं आज कैसी लग रही हूँ? मैंने तिरछी नज़र से उसे देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अपने कमरे में जाकर सिगरेट पीने लगा और मैंने देखा बानो खोई खोई सी रहने
लगी थी। मैं जानता था कि ऐसा क्यों है। एक बार मैंने बानो को मैसेज पर पूछा कि क्या वे मेरे लिए अपने पति को छोड़ सकती है, तो वह कहने लगी हाँ, वे सब कुछ छोड़ने को तैयार है। ये पढ़कर मेरा खून खौल उठा था। मैं सोच चुका था कि अब मैं उसे मुलाकात के लिए बुलाऊंगा और जब वह मुझसे मिलने आएगी तब मैं उसे आज़ाद कर दूंगा, क्योंकि अगर वे किसी शख्स से बात कर सकती है तो फिर मेरे साथ वे कभी भी वफा नहीं कर सकती। मैंने मैसेज पर उससे कहा कि वे मुझसे मिलने आ जाए। वे मेरी बात पर भी मान गई। अगले दिन जब मैं ऑफिस जाने लगा तो बानो मुझे कुछ रोई रोई सी लग रही थी। वह मुझे टाई पहनाने लगी, लेकिन मैंने आज उसका हाथ पीछे झटक दिया। मैंने कहा मेरे काम करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगा। वे मेरे उखड़े रवैये पर हैरान थी। मैं पत्थर का बना ये सब जानकर भी उसे अपना रवैया दुरुस्त करता। मैंने क्या कुछ नहीं किया था उसके लिए, लेकिन उसने तो मुझे बुढ़ा लगता था। वे किसी अनजान शख्स की खातिर मुझे छोड़ने को तैयार थी, जिसे उसने देखा तक नहीं था। आज उसके इस रूबरू बैठकर मैं सारा राज फाश करना चाहता था, इसलिए ऑफिस आ चुका था। लेकिन वक्त मुकरा और पर ऑफिस से छुट्टी लेकर उसे रेस्टोरेंट में जाने लगा, लेकिन ट्रैफिक जैम होने की वजह से मुझे कुछ देर हो गई। मैं 20 मिनट बाद उस रेस्टोरेंट में पहुंचा, लेकिन जब मैं उस रेस्टोरेंट में पहुंचा तो जिस टेबल पर मैंने बानो को बैठने के लिए कहा था और जिस रंग के लिबास में मैंने उसे आने को कहा था, वहाँ पर हमारे घर के पड़ोस की रहने वाली बानो की सहेली बैठी थी। बार बार अपने हाथ में बनी घड़ी पर वक्त देख रही थी। मुझे देखकर ये हैरत हुई। वे कभी रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ देख रही थी तो कभी पूरे रेस्टोरेंट में नज़रें दौड़ा रही थी, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। शायद बानो ने जानबूझकर उसे अपनी जगह भेजा है, लेकिन अगर ऐसा किया भी है तो क्यों? अगर वे उस लड़के से मोहब्बत करती थी तो उसे खुद आना चाहिए था। दोस्त को क्यों भेजा? उसी वक्त उसने अपने मोबाइल पर मैसेज किया और मेरे मोबाइल पर मैसेज का नोटिफिकेशन आने लगा। मैंने मोबाइल खोला तो बानो के नंबर से मैसेज आया कि वे रेस्टोरेंट में मेरा इंतज़ार कर रही है। ये पढ़कर तो मेरे होश उड़ गए। बानो का फ़ोन उस लड़की के पास क्या कर रहा था? मैंने बानो के नंबर पर कॉल की तो फ़ोन बानो ने नहीं उठाया। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब किस्सा क्या है, क्योंकि उस लड़की का फ़ोन नहीं बजा था। मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। मैं उस रेस्टोरेंट में बाहर निकल आया, वापस घर आया। जब घर पहुंचा तो बानो अपने कमरे में बैठी रो रही थी। मुझे देखकर मेरे सीने से लग गई। कहने लगी फारूक, प्लीज़ मुझे छोड़कर दूसरी शादी मत करना, मेरा क्या कसूर है? बानो की बात सुनकर मैं हैरान सा रह गया। मैंने कहा मैं क्यों दूसरी शादी करूँगा? वो कहने लगी मैं जानती हूँ आप किसी लड़की से, मेरा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता मैं किसी लड़की को मैसेज करता हूँ? उसने मेरा मोबाइल पकड़कर मेरे मैसेज मुझे दिखाए जो मैंने उसी के नंबर से किए थे। मैंने कहा ये नंबर तुमने नहीं देखा, किसका है ये? कहने लगी मुझे नहीं पता फारूक, होगा किसी लड़की का। मैंने उस पर नंबर पर कॉल की तो बेल बानो के मोबाइल पर बजी। ये सुनकर वह हैरान हुई। मैंने कहा मैं बस तुम्हें देखना चाह रहा था कि तुम मुझे छोड़कर किसी और से मोहब्बत तो नहीं कर लोगी। ये सुनकर वह रोने लगी। कहने लगी मैं आपके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप मेरे लिए क्या है मैं आपको बता भी नहीं सकती। अगर आप ना होते तो मैं आज यहाँ इज्जत की ज़िंदगी नहीं जी रही होती। अभी भी निकाह के नाम पर मेरी माँ मेरी सौदेबाजी कर रही होती। मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैंने कहा तुम्हारे मुझे तो हिसार में ले लिया है। वे रोई जा रही थी। ये कह रही थी कि मैं उसे छोड़कर दूसरी शादी न कर लूँ। अभी तक वे समझ नहीं पाई थी कि क्या हुआ है, और लेकिन मैं परसुकून हो गया था कि मेरी बीवी मेरी ही है। आज मैंने उसे उसके सारे हक देना चाहे जिसकी वे हकदार थी। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।